अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को जो आप लोगों का ग्रैंड टेस्ट स्टार्ट किया गया था इल्म की दुनिया वेबसाइट पे, जहाँ से आप लोगों को क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड किया जाता था और उसके सॉल्यूशन की भी आप लोग वहीं से हासिल कर लेते थे। लेकिन अब यहाँ पे मैं आप लोगों को ग्रैंड टेस्ट की ये वीडियो आप लोगों के लिए प्रिपेयर किया ताकि आप लोग इसके MCQ शॉर्ट क्वेश्चन एंड लॉन्ग क्वेश्चन हैं, इनके आंसर्स आप लोग वीडियो में भी देख सकते हैं। और ये आप लोगों का जो आज ग्रैंड टेस्ट है वो फिज़िक्स का है क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए। और मैं आप लोगों को ये बताऊंगी कि MCQs आप लोगों के किस चैप्टर से लिए गए हैं और उनके करेक्ट आंसर कौन कौन से हैं। सबसे पहले जो आप लोगों के ऑब्जेक्टिव का जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो MCQs टाइप है। और MCQs की जो फर्स्ट स्टेटमेंट है आप लोगों के पास, आप लोग पहले अपने पास जो क्वेश्चन पेपर है जो आप लोग को डाउनलोड कर सकते हैं PDF के फॉर्म में, उसे अपने सामने रखें और अपने आंसर्स को मैच करते जाएँ। First है the relation between V, F and lambda of a wave. करेक्ट ऑप्शन है इसकी ऑप्शन नंबर B, F lambda equals to V। आप लोगों ने जो भी करेक्ट ऑप्शन होती है नीचे जो बबल शीट आप लोगों के पास गिवन होती है उसमें आपने जैसे यहाँ पे B करेक्ट है तो B को जाके आप लोगों ने उस सर्कल को फिल कर देना होता है। और ये फर्स्ट जो आप लोगों के पास स्टेटमेंट है ये चैप्टर नंबर 10 में से है। सेकेंड स्टेटमेंट आपके जो है वो है विच इज़ एग्जाम्पल ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। आपके पास उसकी एग्जाम्पल कौन सी है, तो वो है करेक्ट ऑप्शन आपके पास साउंड वेव, ऑप्शन नंबर A। और जिस चैप्टर से ये स्टेटमेंट ली गई है वो है चैप्टर नंबर 11। नेक्स्ट आपके पास स्टेटमेंट नंबर 3 है एन ऑब्जेक्ट इज़ 14 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कनकेव मिरर, द इमेज इज़ 5.8 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर, What is the focal length of the mirror? हमने फोकल लेंथ बतानी है मिरर की क्या है, तो इसकी करेक्ट ऑप्शन है C -9.9 सेंटीमीटर। और जिस चैप्टर में से ये क्वेश्चन लिया गया है वो है चैप्टर नंबर 12। आपने जो नीचे बबल शीट आपके पास गिवन होगी उसमें आपने ऑप्शन नंबर C वाले बबल को फिल कर देना। नेक्स्ट है आपके पास स्टेटमेंट नंबर 4, द फॉर्मूला ऑफ फोकल लेंथ फॉर स्फेरिकल मिरर इज़। ऑप्शन नंबर जो A है ये इसकी करेक्ट ऑप्शन है, F इक्वल्स टू R डिवाइडेड बाई 2। और ये आपका जिस चैप्टर में से स्टेटमेंट ली गई है वो है चैप्टर नंबर 12। नेक्स्ट है आपके पास 5 स्टेटमेंट है हाउ मैनी फैक्टर्स आर विच अफेक्ट द एबिलिटी ऑफ अ कैपेसिटर टू स्टोर चार्ज। इसकी करेक्ट ऑप्शन है आपके पास ऑप्शन नंबर C 3। एंड ये जिस चैप्टर में से आपका लिया गया है MCQs वो है चैप्टर नंबर 13। नेक्स्ट आ जाएं अपनी स्टेटमेंट नंबर 6 की तरफ, मैथमेटिकल फार्मूला ऑफ जाउल्स लॉ। जाउल्स लॉ का आप लोगों ने मैथमेटिकल फॉर्म बतानी है, उसकी कौन सी है, तो इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपके पास ऑप्शन नंबर C W इक्वल्स टू I² RT। और ये जिस चैप्टर में से आपका MCQs लिया गया है वो है चैप्टर नंबर 14। नेक्स्ट है स्टेटमेंट नंबर 7, इफ़ वी इंक्रीज करंट on wire perpendicular in magnetic field then the magnetic force on wire will be। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर A इंक्रीज। एंड ये जिस चैप्टर में से आपका MCQs लिया गया है वो है चैप्टर नंबर 14। नेक्स्ट है आपके पास स्टेटमेंट नंबर 8। स्टेटमेंट नंबर 8 है आपकी द आउटपुट ऑफ NAND गेट इज़ 0 व्हेन, मतलब कौन सी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि उसका जो आउटपुट है NAND गेट की 0 आती है। अगर आपके पास ये जो ऑप्शन नंबर C है A इक्वल्स टू 1 एंड B इक्वल्स टू 1 देन आपके पास आउटपुट 0 आएगी। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर C। और ये जिस चैप्टर में से लिया गया है MCQs वो है चैप्टर नंबर 15। नेक्स्ट है स्टेटमेंट नंबर 9। स्टेटमेंट नंबर 9 है विच थिंग वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हाउस। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर B जनरेटर। एंड जिस चैप्टर में से ये क्वेश्चन या ये स्टेटमेंट ली गई है वो है चैप्टर नंबर 15। नेक्स्ट स्टेटमेंट नंबर 10 है आपकी द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड EMF इन अ सर्किट इज़ इन अकॉर्डेंस विद कंजर्वेशन ऑफ। इसका जो आपको करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर D एनर्जी। और जिस चैप्टर में से ये स्टेटमेंट ली गई है वो है चैप्टर नंबर 16। नेक्स्ट है आपका स्टेटमेंट 11, पेनिट्रेटिंग पावर ऑफ डैश रेज इज़ वेरी हाई। इसकी जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर D
एक्सरे, और जिस चैप्टर में से आपकी स्टेटमेंट दी गई है वो है चैप्टर नंबर 17। नेक्स्ट है आपके पास लास्ट स्टेटमेंट, स्टेटमेंट नंबर 12, ड्राइंग द फिशन ऑफ 1 kg ऑफ यूरेनियम टू 35 एनर्जी। करेक्ट ऑप्शन है इसकी ऑप्शन नंबर डी, 3.6 मल्टीप्लाई 10⁻10 जाउल। और जिस चैप्टर में से ये आपकी स्टेटमेंट ली गई है वो है चैप्टर नंबर 18। इस तरह आप लोगों का ये जो ऑब्जेक्टिव पोर्शन है ये हो गया है कंप्लीट। नेक्स्ट अब आप आ जाएं अपने सब्जेक्टिव पोर्शन की तरफ। सब्जेक्टिव में आपके पास 2 पार्ट्स होते हैं, एक पार्ट आपका शॉर्ट क्वेश्चंस का एंड सेकंड पार्ट आप लोगों का लॉन्ग क्वेश्चन का। शॉर्ट क्वेश्चन में जो आपका सबसे पहला क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 2, राइट शॉर्ट आंसर्स टू एनी 5 क्वेश्चंस। आप लोगों ने 5 क्वेश्चंस के कोई से भी पार्ट के, मतलब इस क्वेश्चन के 5 पार्ट्स के आप लोगों ने आंसर्स अटेम्प्ट करने हैं। सबसे पहला जो पार्ट है आपका वो है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसफर वेव्स। दोनों का आप लोगों ने डिफरेंस बताना है। आपके पास स्क्रीन पे इसका आंसर शो हो रहा है, आप लोग देख लें। आप लोग सेंटर में लाइन लगा के डिफरेंस करके भी लिख सकते हैं, और आप पहले ट्रांसफर वेव्स और देन लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, या दोनों की पहले एक वेव को डिस्क्राइब कर दें देन सेकंड वेव का डिफरेंस डिस्क्राइब कर दें, ऐसे भी कर सकते हैं। लेकिन आप लोगों ने इतनी लेंथ का लिखना है कि 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 2 मार्क्स तक ही इसकी लेंथ होनी चाहिए। और ये जिस चैप्टर में से लिया गया है वो है चैप्टर नंबर 10। पार्ट नंबर 2 है इसका स्टेट हुक्स लॉ। हुक्स लॉ को आप लोगों ने डिफ़ाइन करना है कि उसकी स्टेटमेंट आपके पास क्या है। और जिस चैप्टर में से ये क्वेश्चन है वो है चैप्टर नंबर 10। नेक्स्ट आ जाएं पार्ट नंबर 3 की तरफ। पार्ट नंबर 3 है आपके पास डिफाइन पिच एंड द क्वालिटी ऑफ साउंड। अब आपने 2 चीज़ों को यहाँ पे डिफ़ाइन करना है, एक तो पिच, दूसरी आपने बतानी है क्वालिटी ऑफ साउंड। सबसे पहले पिच को देख लें, पिच की डेफिनेशन राइट करें, देन उसके बाद आप लोगों ने क्वालिटी ऑफ साउंड की डेफिनेशन लिख देनी है। नेक्स्ट है आप लोगों के पास पार्ट नंबर 4, डिस्क्राइब द फैक्टर्स ऑन विच अ सेफ लेवल ऑफ नॉइस डिपेंड्स। और इसका जो आप लोगों के पास करेक्ट आंसर है वो आपको आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है, देख लें। और ये जिस चैप्टर में से आपका क्वेश्चन लिया गया है वो है चैप्टर नंबर 11। नेक्स्ट है आपका पार्ट नंबर 5, डिफाइन अल्ट्रासाउंड एंड गिव इट्स यूज़। आपने अल्ट्रासाउंड को डिफ़ाइन भी करना है, उसकी डेफिनेशन देनी है, साथ ही साथ आपने उसके यूज़ पे लिखना है। तो आप लोगों ने यूज़ कुछ ज़्यादा नहीं लिखना, कोई सा भी एक यूज़ लिख लें या 2 लिख लें, ठीक है, इससे ज़्यादा आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। और जिस चैप्टर में से क्वेश्चन है वो है चैप्टर नंबर 11। नेक्स्ट है आपका है पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 है डिफाइन स्नेल्स लॉ, राइट इट्स फॉर्मूला। आपने स्नेल्स लॉ को डिफ़ाइन भी करना है और आपने उसका फॉर्मूला भी राइट करना है। तो यहाँ पे ये वाला जो क्वेश्चन है आपका जिस चैप्टर में से लिया गया है वो है चैप्टर नंबर 12। नेक्स्ट आपका पार्ट नंबर जो 7 है, ये देखें, डिफाइन रिफ्रैक्शन इंडेक्स, व्हाट इज़ इट्स यूनिट। इसका यूनिट क्या है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये इसकी डेफिनेशन, देन इसका यूनिट। और ये जिस चैप्टर में से लिया गया है वो है चैप्टर नंबर 12। इसमें आपका पार्ट नंबर, ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसके पार्ट्स कंप्लीट हो गए हैं। अब आप लोग जब आंसर राइट करते हैं अपने आंसर शीट के ऊपर, तो जो भी आप लोगों को इसमें से पार्ट आता है आपने वही नंबरिंग अपनी आंसर शीट पे भी लास्ट में देनी होती है, क्योंकि जो भी एग्जामिनर पेपर चेक करते हैं वो लाजमी नंबर्स को फॉलो करते हैं जो भी पेपर पे राइट होते हैं। आप लोगों ने अपनी नंबरिंग आंसर शीट पे नहीं करनी है, जो भी पेपर की नंबरिंग होगी, जो भी क्वेश्चन आपका पेपर पे नंबर लिखा हुआ है वही आपने आंसर शीट पे भी लिखना है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है राइट शॉर्ट आंसर्स टू एनी 5 क्वेश्चंस। यहाँ पे भी आप लोगों ने शॉर्ट आंसर्स देने हैं, 5 क्वेश्चंस के अटेम्प्ट करने हैं। फर्स्ट है इलस्ट्रेट द इमेज फॉर्मेशन इन अ कन्वेक्स लेंस विद द हेल्प ऑफ अ रे डायग्राम व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड 2f। तो ये आप लोगों के पास एक रे डायग्राम बनी हुई है, इसको चेक कर लें। आप लोगों के बुक्स के ऊपर भी आप लोगों को ईजिली मिल सकती है, लेकिन यहाँ पे आप लोग अपना चेक कर लें कि आप लोगों ने जो रे डायग्राम इसकी सॉल्यूशन में लिखी थी वो आप लोगों की करेक्ट है कि नहीं। और जिस चैप्टर में से ये क्वेश्चन लिया गया है वो है चैप्टर नंबर 13।
नेक्स्ट आ जाएं अपने पार्ट नंबर 2 की तरफ। डिफाइन कूलम्स लॉ, राइट मैथमेटिकल फॉर्म। ठीक है, आप लोगों ने कूलम्स लॉ को डिफाइन करना है और उसकी मैथमेटिकल फॉर्म भी लिखनी है। और ये जिस चैप्टर में से आप लोगों का क्वेश्चन है वो है चैप्टर नंबर 13। नेक्स्ट आपका जो पार्ट नंबर 3 है वो है डिफाइन इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एंड राइट इक्वेशन। आपने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की डेफिनेशन राइट करनी है और साथ ही साथ उसकी इक्वेशन भी राइट करनी है। और ये चैप्टर जिसमें से लिया गया है वो है चैप्टर नंबर 14। नेक्स्ट है आपका पार्ट 4 स्टेट्स जॉल्स लॉ। ये चैप्टर नंबर 14 में से है, तो आप लोगों ने आंसर में जस्ट जॉल्स लॉ की जो स्टेटमेंट है वो राइट कर देनी है। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 5, हाउ मैनी वाट आवर्स आर देयर इन 1000 जॉल्स। 1000 जॉल्स में आपके कितने वाट आवर्स हो सकते हैं आप लोगों ने ये बताना है। और ये जिस चैप्टर में से है वो है चैप्टर नंबर 14। नेक्स्ट है आपका पार्ट नंबर 6, डिफ्रेंशिएट बिटवीन इलेक्ट्रिक पावर एंड किलोवाट आवर। आप लोगों ने डिफरेंस बताना है इलेक्ट्रिक पावर और किलोवाट आवर में। तो आप लोगों ने दोनों का या तो सेंटर में लाइन लगा के डिफरेंस लिख सकते हैं, या तो आप पहले वाली टर्म का डिफरेंस पहले लिख दें देन सेकेंड का लिख दें। और ये जिस चैप्टर में से आपका लिया गया है वो है चैप्टर नंबर 15। नेक्स्ट आ जाए पार्ट नंबर 7 की तरफ। राइट स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। आप लोगों ने इसके स्टेप्स लिखने हैं ट्रांसफॉर्मर के विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। तो कोई से भी आप लोग जितने भी इसके स्टेप्स होते हैं देख लें, आपके पास ये आंसर सामने शो हो रहा है। ठीक है, और ये जिस चैप्टर में से आपका लिया गया है वो है चैप्टर नंबर 15। लास्ट पार्ट है आपका पार्ट नंबर 8, डिफाइन म्यूचुअल इंडक्शन एंड सेल्फ इंडक्शन। आपने म्यूचुअल इंडक्शन और सेल्फ इंडक्शन दोनों को डिफाइन करना है, तो दोनों की डेफिनेशंस राइट करेंगे। और ये जिस चैप्टर में से है वो है चैप्टर नंबर 15। इस तरह आप लोगों का ये क्वेश्चन नंबर 3 के तमाम पार्ट्स हो गए हैं कंप्लीट। नेक्स्ट आ जाएँ क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। वो है आपके पास राइट श्योर आंसर्स टू एनी 5 क्वेश्चंस। फर्स्ट जो आपका पार्ट है वो है व्हाट आर बुलियन वेरिएबल्स। बुलियन वेरिएबल्स को आप लोगों ने डिफाइन करना है कि बुलियन वेरिएबल्स क्या होते हैं, और ये जिस चैप्टर में से है वो है चैप्टर नंबर 16। नेक्स्ट जो आपका पार्ट नंबर 2 है वो है डिफाइन नोर गेट, गिव ट्रुथ टेबल फॉर नोर ऑपरेशन। एक तो आप लोगों ने डिफाइन करना है नोर टेबल को, नोर गेट को, देन आप लोगों ने नोर गेट का जो ट्रुथ टेबल है वो भी लिखना है। और ये जिस चैप्टर में से है वो है चैप्टर नंबर 16। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 3, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन नेचुरल एंड आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। डिफरेंस बताना है आपने कि नेचुरल रेडियो एक्टिविटी में और आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी में। और ये जिस चैप्टर में से आपको क्वेश्चन दिया गया है वो है चैप्टर नंबर 17। आंसर्स आप लोगों को स्क्रीन पे आपकी शो हो रहे हैं, आप लोग अपने आंसर्स चेक कर सकते हैं। और अगर आप लोगों के आंसर्स इससे डिफरेंट हैं तो वो भी आप लोग अपने फिर भी चेक करें कि जो न्यूमेरिकल टाइप के जो आंसर्स होते हैं और एमसीक्यूज़ के आंसर्स तो आप लोगों को एग्जैक्ट यहाँ से पता चल जाएंगे, लेकिन थ्योरी में कुछ बच्चों की वर्डिंग चेंज होती है, लेकिन कॉन्सेप्ट चेक कर लें कि आप लोगों ने यही लिखा है कि नहीं। और ये वाला जो क्वेश्चन आपका ये वाला जो पार्ट आपका जिस चैप्टर में से था वो है चैप्टर नंबर 17। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 है व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। आप लोगों ने क्या आप लोग हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट के बारे में जानते हैं, वो आप लोगों ने इधर राइट करना है पार्ट नंबर 4 में। और जिस चैप्टर में से क्वेश्चन दिया गया है वो है चैप्टर नंबर 17। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 5, व्हाट इज़ द SI यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी का SI यूनिट क्या है आप लोगों ने वो बताना है। ठीक है, और ये जिस चैप्टर में से है वो है चैप्टर नंबर 70। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 6, राइट डाउन 2 यूज़ ऑफ कंप्यूटर इन डेली लाइफ। डेली लाइफ में कंप्यूटर के कोई से भी 2 यूजेस आप लोगों ने लिख देने हैं। और ये जिस चैप्टर में से लिया गया है वो है चैप्टर नंबर 18। पार्ट नंबर 7 है आपका नेम द इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के जो इम्पॉर्टेंट पार्ट्स हैं आप लोगों ने उनके जस्ट नेम राइट करने हैं, और ये भी आपका क्वेश्चन चैप्टर नंबर 18 में से है। लास्ट पार्ट है पार्ट नंबर 8, राइट डाउन एडवांटेजेस ऑफ ईमेल। ईमेल के एडवांटेजेस आप लोगों ने बताने हैं कि कौन कौन से एडवांटेज हो सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा।
आप लोगों ने 3 एडवांटेज लिखनी है और कम से कम 2, और ये जिस चैप्टर में से है वो है चैप्टर नंबर 18। इस तरह आप लोगों का ये शॉर्ट क्वेश्चन का पार्ट जो पार्ट 1 है वो हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट है आप लोगों का पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में है आपका नोट जो लिखा हुआ अटैम्प्ट एनी 2 क्वेश्चन। आपने कोई से भी 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, जबकि आपको पेपर में 3 क्वेश्चन गिवन है। फर्स्ट जो आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 5 है वो उसका जो ई पार्ट है वो है डिफाइन सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड प्रूव दैट वाइब्रेटिंग मोशन ऑफ मास अटैच्ड टू अ स्प्रिंग इज SHM। ठीक है, आप लोगों ने सिंपल हार्मोनिक मोशन को डिफाइन करना है। सबसे पहले उसकी डेफिनेशन लिखनी है, उसको डिस्क्राइब करें, देन आप लोगों ने प्रूव करना है कि जो वाइब्रेटरी मोशन ऑफ मास है वो अटैच स्प्रिंग के साथ जो होती है सिंपल हार्मोनिक मोशन में, इस चीज़ को आप लोगों ने प्रूव करना है। और ये आप लोगों का 5 का ए पार्ट है, तो आप लोगों का ये थ्योरी वाला क्वेश्चन है, तो आप लोगों ने इतनी लेंथ का करना है कि ये 4 मार्क्स तक आप लोगों का ये लगे कि 4 मार्क्स तक ही आपने अटैम्प्ट किया हुआ है। ज़्यादा लंबी हिस्ट्री इसमें लिखने की आप लोगों को कोई ज़रूरत नहीं है, टू द पॉइंट बात करें और देन इसको एंड करें। पार्ट नंबर जो इसका बी है वो है अ कन्वेक्स लेंस ऑफ अ फोकल लेंथ 6 सेंटीमीटर। जो आपको फोकल लेंथ गिवन है वो 6 सेंटीमीटर है। इज़ द बी यूज टू फॉर्म अ विजुअल इमेज 3 times द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट वेयर मस्ट लेंस बी प्लेस्ड। जो आप लोगों का ये 5 का बी पार्ट है ये न्यूमेरिकल टाइप है। इसमें सबसे पहले तो आप लोगों ने इसका डाटा लिखना होता है कि क्या डाटा आप लोगों के पास गिवन है और क्या चीज़ आप लोगों ने फाइंड करनी है। यहाँ पे आप लोगों के पास एफ फोकल लेंथ गिवन है जो 6 सेंटीमीटर है, m = 3 गिवन है, और p आप लोगों ने यहाँ पे फाइंड करना है। कैलकुलेशन आप लोगों को सामने नज़र आ रही है, आप लोगों ने किस तरीके से इसको फाइंड करना है। इसका आंसर p का जो आपके पास आ रहा है वो है 4 सेंटीमीटर। इसके बाद नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 6। एक सेकेंड, जो आप लोगों का 5 का ए पार्ट था वो चैप्टर नंबर 10 में से था, और जो 5 का बी पार्ट आपका था वो चैप्टर नंबर 13 में से था। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएं अपने चैप्टर क्वेश्चन नंबर 6 के ए पार्ट की तरफ। तो ये है आपके पास एक्सप्लेन ब्रीफली इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन को ब्रीफली एक्सप्लेन करना है। तो ये आपका जिस चैप्टर में से क्वेश्चन दिया गया है वो है चैप्टर नंबर 14। ठीक हो गया। नेक्स्ट जो इसका बी पार्ट है वो है द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर वायर इज 10 mega omega if a potential difference of 100 volt is applied across its end, then find the value of current passing through it in milliampere। अब आपके पास डेटा सबसे पहले जो गिवन चीज़ है इसमें वो क्या है, 10 मेगा ओमेगा गिवन है। ठीक है, इसके बाद आपके पास वोल्ट गिवन है, वोल्टेज गिवन है, देन आप लोगों के पास यहाँ पे करंट गिवन है। ठीक है, आप लोगों ने यहाँ पे जो करंट आपके पास गिवन नहीं है, उन्होंने कहा है कि आपने करंट फाइंड करना है। तो करंट यहाँ पे जो आप लोगों का फाइंड कैलकुलेशन सामने आपको शो हो रही है, तो जो आंसर निकला है करंट का वो है 0.01 मिली एम्पेयर। और ये जिस चैप्टर में से आप लोगों का क्वेश्चन लिया गया है वो चैप्टर है आप लोगों का 14। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 7। जो क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट है वो है चैप्टर नंबर 16 में से डिस्क्राइब एनी 3 कंपोनेंट्स ऑफ CBIS कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम। ओके, और आपने इसके कोई से भी 3 कंपोनेंट्स को डिस्क्राइब करना है। देन आपके पास जो इसका बी पार्ट है वो है चैप्टर नंबर 17 में से half life of a radioactive element is 10 minutes if the initial count rate is 368 counts per minute. Find the time for which count rates reaches 23 counts per minute।
गिवन चीज़ आप सबसे पहले लिखते हैं, उसके बाद आपने इसकी फर्स्ट हाफ लाइफ करनी है, देन सेकेंड हाफ, थर्ड हाफ लाइफ एंड फोर्थ हाफ लाइफ। तो एट दी एंड जो आप लोगों के पास इस क्वेश्चन का आंसर आएगा वो है t इक्वल्स टू 40 मिनट्स। मतलब टाइम हम फाइंड आउट कर रहे थे, टाइम आपका 40 मिनट्स आ जाएगा। ये चैप्टर नंबर 17 में से है। आई होप आप लोगों को ये जो पूरे का पूरा फिज़िक्स का पेपर था, जो ग्रैंड टेस्ट आप लोगों का हो रहा था, आप लोगों को इसके आंसर्स की समझ आ गई होगी। तो जो स्टूडेंट्स हैं इसका क्वेश्चन पेपर अपने सामने रख के आंसर्स टैली करना चाहते हैं, जिनको नहीं टेस्ट सेशन का पता था, तो वो इल्म की दुनिया वेबसाइट पे आप लोगों का क्लास 10th का जो टेस्ट सेशन स्टार्ट हुआ था, वहाँ पे आप लोग ग्रैंड टेस्ट जो फिज़िक्स का है वो डाउनलोड करके देख सकते हैं। क्वेश्चन पेपर सामने रखें, देन आंसर्स को टैली कर लें। इसके बाद आप लोगों के जो बाकी ग्रैंड टेस्ट रह गए हैं उनके भी आंसर्स मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूँगी। थैंक यू सो मच।